ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरी क्लास क्रम वाइज से, ठीक है। और यदि किसी क्लास का आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड किया जाता है ये हमने शुरू के 2-3 वीडियो में बता रखा है, वहां से जाके आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या हमारा, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। गति की गणना करना है, ठीक है। गति को किससे डिनोट किया जाता है यार, गति को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं ना, एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या बनेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए आपने देखा होगा, आपने बैक ईएमएफ का फॉर्मूला देखा होगा, E इक्वल टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60A। पी फाइव जेड एन अपॉन 60A ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। यहाँ से यदि मैं n इक्वल टू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा E इंटू 60A डिवाइड बाई पी फाइव जेड, ठीक है। पी फाइव जेड, जहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 60A अपॉन पी जेड। ये क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बनता है, एन इक्वल टू ई अपॉन फाइव, जहाँ पे ई हमारा ईएमएफ वेरिएबल होता है और फाई ये भी वेरिएबल होता है, फ्लक्स, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि मतलब इनका मान बदलता रहता है। ये दोनों, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है भाई। 60A पैरेलल पाथ कितने होंगे, 2 या 4 होंगे, ये वैल्यू भी समान है, ठीक है। P5Z एक मशीन के लिए, एक मशीन यदि बना दी गई है तो उसमें नंबर ऑफ पोल कितने बनेंगे ये भी फिक्स रहता है, और उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने यूज किए हैं, कितने कंडक्टर्स यूज किया गया है ये भी फिक्स रहता है। तो ये बन जाती है कांस्टेंट वैल्यू, ये नियत मान बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इसको के बराबर कर लेते हैं। बाकी जो हमारा मेन फार्मूला बनता है यही बनता है, एन इक्वल टू ईबी अपॉन 5, ठीक है। ईबी अपॉन 5, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा रिमोट उठा लें क्वेश्चन चेंज करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 वोल्ट डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होंगे। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इसका आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर उसने टिक किया है शायद दो उसने टिक किया है, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लैप वाइंडिंग की यदि जब भी बात करेगा, लैप वाइंडिंग जब भी बोलेगा तो लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी। समांतर पथ की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इस बात को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर दिया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 इंटू पी बन जाता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 यदि मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा यार, ये आ जाएगा हमारा आंसर 8, जो कि डी ऑप्शन में दे रहा है। तो ये हमारा 8 वाला आंसर सही होगा, ठीक है। इससे पहले जहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन बैंक में, वहां पे आंसर सही दिया लेकिन यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ 8 वाला आंसर बिल्कुल सही है। और एक बात लैप वाइंडिंग के बारे में जान लीजिए कि जो हमारे लैप वाइंडिंग है ये हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, ठीक है जी। हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो भाई हर बार मैं इसीलिए लिखता चलता हूँ, नो डाउट कि आप में से बहुत लोगों को ये चीज समझ में आता है और आप लोग ये भी कहते हो कि सर आगे बढ़ जाइए तुरंत, क्वेश्चन आसान है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं और अभी पहली बार ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज नोट कराया जाता है। और ये साथ में आप लोग नोट जरूर करते चलिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, वो उनकी तैयारी और बेहतर हो रही है, ठीक है। चलो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। आर्मेचर के घूमने की दिशा आर्मेचर के घूमने की दिशा बोला है,
ठीक है, आर्मेचर की घूमने की दिशा हम लोग किससे निकालते हैं भाई, जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। ठीक है, मोटर की बात किया है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में तो हम लोग जनरेटर में लगाते थे लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल से लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, जैसे हम अपने हाथ के 3 उंगलियों को, ये 3 उंगली आपको दिख रही होगी, ये 3 उंगली दिख रही है ना, ये है अंगूठा, ये है तर्जनी और ये है मध्यमा। इन तीनों को यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे फैलाए तो जो हमारा अंगूठा है ये चालक की गति की दिशा, जो हमारी बीच वाली उंगली ये फ्लक्स की दिशा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और जो हमारी ये मध्यमा उंगली है ये करंट की दिशा को दर्शाती है। ठीक, तो बोला है कि घूमने की दिशा, आर्मेचर के घूमने की दिशा मतलब कि क्या, चालक घूम रहा है ना, चालक के घूमने की दिशा किस हाथ से किस नियम से निकालते हैं भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। ठीक है जी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर का नाम क्या है, आपके सामने दे रखा है डीसी मोटर बना दिया है और इसका नाम आपसे पूछ लिया है। तो बस आपको देखना होता है, जब भी किसी भी मोटर का या किसी भी जनरेटर का फिगर दे दिया है आपके सामने और पूछ दिया कि ये कौन सा जनरेटर या कौन सा मोटर है, उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए उसमें जो फील्ड वाइंडिंग है कैसे जुड़ी है आर्मेचर के साथ। यदि फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ी है, यदि फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ी है तो हमारी मशीन संट मोटर हो जाएगी या संट जनरेटर हो जाएगी। यदि आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी है तो वो सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर हो जाएगी। और यदि दो दो वाइंडिंग दिया हुआ है, यदि वाइंडिंग दो दो दिया हुआ है तो उसको भी पहचानने का तरीका अभी मैं आगे वाले क्वेश्चन में बता दूंगा, या चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं। जब भी दो दो वाइंडिंग दे देगा तो जब हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हो, ठीक है, और ये दोनों शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में हो, ये दोनों के दोनों शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में हो, तो हम याद रखिएगा कि हमेशा इस मोटर का नाम क्या बनता है, इस मोटर का नाम बनता है लॉन्ग शंट। ठीक है जी, लॉन्ग शंट। और जब हमारी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में हो, केवल और केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में हो, और जो इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग वो बाहर हो, तो इस प्रकार का जब भी कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट। ठीक है, शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का अंतर आपको समझ में आया, यही चीज आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछेगा भी, और अभी इसमें इसी क्लास में अभी आपको आगे दिखेगा एक शॉर्ट शंट का एग्जांपल। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपको दिख रहा है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है ये कैसे जुड़ी हुई है भाई, ये फील्ड वाइंडिंग इसके साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है, समांतर में जुड़ी हुई है, तो ये बन जाएगा हमारा शंट, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। ठीक है, और यदि यही हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है ये यहाँ पे आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ जाती, कैसे सीरीज में जुड़ती भाई, आर्मेचर के साथ कुछ इस तरीके से यदि जुड़ जाती तो अब हमारी जो मोटर बनती वो कौन सी मोटर बन जाती, वो बन जाती है हमारी सीरीज डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको पहचानने आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, किसमें, डीसी मोटर में, डीसी मोटर में करंट की दिशा। भाई हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें हम लोग चालक की दिशा भी ज्ञात करते हैं, करंट की भी दिशा ज्ञात करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स की भी दिशा ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे आंख बंद करके टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आंख बंद करके यहाँ पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आपके जो निम्मी वाली बुक है, निम्मी का क्वेश्चन बैंक है, उसमें आंसर इसका गलत दिया हो, मे बी उसमें गलत दिया हो, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि मोटर में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाते हैं। मोटर में हमें चाहे करंट की दिशा ज्ञात करनी हो, चाहे चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करनी हो, चाहे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड फ्लक्स का दिशा ज्ञात करना हो, तीनों के लिए हम लोग केवल और केवल लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करेंगे, राइट हैंड रूल मोटर के लिए नहीं अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का गणना कैसे किया जाता है।
ठीक है, धारा की गणना करना है आपको। तो हमेशा याद रखिए कि किसी शंट मोटर की बात किया है ना, तो शंट मोटर के लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए, E इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। E इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, इस फॉर्मूले को याद रखिए हमेशा मोटर के लिए। और जब भी जनरेटर की बात करेगा तो बस जनरेटर में बीच में प्लस लगा देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से बात किया इसने, पूछा किसके बारे में, आर्मेचर द्वारा ली गई धारा। तो ये जो हमारा आई है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर धारा, इसी को कहते हैं आर्मेचर धारा। और जो हमारा ये आर ए है, ये है आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, ठीक है। और ये जो V है ये क्या है जी, ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और ये जो E है, ये E क्या है जी, ये है हमारा बैक EMF, ठीक है। यहां से यदि मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या बन जाएगा यार, ये V माइनस ई अपॉन आर ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन जाएगा। ये कैसे बना, आपको समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ कि इसको इस साइड में लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा E प्लस आई ए आर ए इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब देखो इस E को मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ, तो आई ए आर ए इज इक्वल टू वी माइनस ई, ठीक है। अब यहाँ से आई ए निकालना चाहता हूँ मैं, तो ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ई आपको दिख रहा था कि यहाँ पे प्लस में था, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा पक्षांतर करके, जब इस साइड हम लोग लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, पक्षांतर करने पे साइन चेंज हो जाती है ना। ये बात तो आप सभी को पता होगा कि पक्षांतर किया जाता है किसी भी यदि राशि को, तो वो माइनस वहां पे साइन उसकी, यहाँ पे ये प्लस में था तो ये माइनस में हुआ, ये गुणा में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा आर्मेचर करंट का फॉर्मूला, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का तीनों चीज पूछ लिया। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आर्मेचर के घूमने की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वहां पे लेफ्ट हैंड रूल बोला था मैंने। फिर आपसे पूछा कि चुंबकीय धारा धारा का दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही होगा। और यहाँ पे पूछा है फ्लक्स के बारे में, तो यहाँ पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही होगा, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही होगा, तो ये हमारा आंसर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सी ऑप्शन। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए, जो हमारा क्वेश्चन था कहाँ गया, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब इस पे थोड़ा सा समझिए। ये इस साल भी एग्जाम में दिया हुआ था, 2023 के एग्जाम में भी ये पूछा था। अब वहां पे आंसर जानते हो क्या टिक किया था? आंसर उसने टिक किया था ये वाला, क्योंकि निम्मी के क्वेश्चन बैंक में क्या आंसर दिया है भाई, ये आंसर दिया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये आपका एनसीवीटी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है भाई मेरे, एनसीवीटी बोर्ड है। एनसीवीटी बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि जिसमें आप क्वेश्चन को क्लेम भी नहीं कर सकते कि सर ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। तो एक काम करें आप लोग भी एग्जाम में यही आंसर टिक करके आइए, ठीक है, राइट हैंड रूल वाला ही टिक करके आइए। लेकिन इसके बाद आईटीआई के बाद जब भी आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही टिक करना है, ठीक है। आईटीआई के लेवल पे यदि आप 100% बनाना चाहते हैं, वो जानबूझ के एनसीपीटी बोर्ड में ऐसा एक दो क्वेश्चन गलत किया जाता है कि भाई कोई 100% न ला दे, क्योंकि यदि एक दो क्वेश्चन वो लोग गलत नहीं करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट 100 में 100% ला देंगे, तो फिर ऊपर से जांच बैठ जाएगी, है ना। अब चलो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा एनसीपीटी बोर्ड के बारे में, नहीं तो क्या पता मेरे ऊपर ही जांच बैठ जाए। चलो तो ये हो गया, यहाँ पे आप लोग राइट हैंड रूल ही टिक करके आइए तो ज्यादा सही है, ठीक है। बाकी कभी भी यदि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड रूल ही मारना है, इसको एकदम कंठस्थ करिए। यहाँ पे भले गलत दिया है कोई बात नहीं, यहाँ जैसे बोला वैसे हमने समझ लिया। कहा जाता है ना कि एक समझदार आदमी वही होता है कि जहाँ जब जिस कंडीशन हो वैसा अपने आप को बना ले, ठीक है, जब जैसा तब तैसा। चलो
हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताना है। यहाँ पे डीसी मोटर का प्रकार पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है डीसी मोटर के प्रकार के बारे में, है ना, यहाँ पे हमने आपको बताया है। देखो ये मैं क्या बोला था अभी आपसे कुछ देर पहले कि जब केवल आर्मेचर हमारा आर्मेचर के साथ पैरेलल में हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में हो तो क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगा ये शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट हमने लिखा है ना, शॉर्ट शंट लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, केवल आर्मेचर के साथ यहाँ पे हमारी शंट वाइंडिंग, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के साथ में पैरेलल में है, तो ये क्या बन जाएगा, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बन जाएगा। क्लियर है बात, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया आपको याद करने का, वो कैसे इम्प्लाई हो रहा है, ठीक है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, ईएमएफ का गणना करने का सूत्र आप लोग बहुत बार रट चुके हैं। EB = P5ZN/60, ये तो बताना नहीं है, जहां पे लिख लो एक बार। EB को क्या कहते हैं भाई, बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ की जो है वो पोलों की संख्या है, पोलों की संख्या। जो हमारा फाई है ये फ्लक्स पर पोल है, फ्लक्स पर पोल, ठीक है। जेड क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। और एन क्या है भाई, ये है हमारी आर्मेचर की गति, ठीक है जी, आर्मेचर की गति, ठीक है, या फिर चालक की गति। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। उपकरण का नाम बताइए, ये आपके सामने उपकरण दिया हुआ है, इसका नाम बताना है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था वाइंडिंग टेस्ट। वाइंडिंग टेस्ट के लिए हमने आपको बताया था कि वाइंडिंग टेस्ट कैसे किया जाता है भाई, एक्सटर्नल ग्राउलर के द्वारा, एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज करके। तो देखो यही है आपका ग्राउलर। ग्राउलर का फिगर हो सकता है आपको यहाँ पे क्लीन नहीं दिख रहा हो, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर है ये, ठीक है। इसका यूज हम लोग छोटे मशीनों में करते हैं, छोटे डीसी मशीनों में, ठीक है, छोटे डीसी मशीनों में करते हैं। किस लिए भाई, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये जो सर्किट दिया हुआ है, ये ओपन सर्किट, इस सर्किट के द्वारा हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं। और ये जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के द्वारा हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट किया जाता है इस सर्किट द्वारा, ठीक है। एक्सटर्नल ग्राउलर का दो उदाहरण है, या फिर कहिए कि दो टाइप है यहाँ पे, दोनों का अलग अलग काम है। ये जो ऊपर दांतेदार ब्लेड लगी है ना, दांतेदार ब्लेड लगा के हम लोग शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं। वाइंडिंग में कहीं पे भी यदि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। इसमें ये जो दांतेदार ब्लेड है, ये ब्लेड बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगती है, जिस स्लॉट में भी शॉर्ट सर्किट हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो हमारा मिली वोल्ट ऊपर लगा हुआ है, मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर का काम ये होता है कि ऐसे तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा, जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे, जैसे जैसे घुमाएंगे वाइंडिंग को। और जिस वाइंडिंग स्लॉट में ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है, वहां पे इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ठीक है। ये वहां पे थोड़ा सा भी विक्षेपित नहीं होगा, विक्षेपित नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे, जहां पे ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ रहेगा, जिस भी वाइंडिंग में ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ रहेगा वहां पे विक्षेपित नहीं होगा। तो वो इस हिसाब से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इस वाइंडिंग स्लॉट में ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया है। भाई ओपन रहेगा तो वहां पे कोई वोल्टेज ही नहीं बनेगा ना। और ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट के लिए। तो ये है ग्राउलर। ग्राउलर का उपयोग, ग्राउलर का फिगर आपने देख लिया, और इसका यूज कैसे किया जाता है ये भी आपने देख लिया। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही फिगर दिया हुआ था और पूछा था कि ये कौन सा फिगर है भाई, तो ये है एक्सटर्नल ग्राउलर। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि सर ये एक्सटर्नल ग्राउलर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है
याद रखिएगा हमेशा कि कॉइल पिच यदि लेस देन है किससे, पोल पिच से, तो इस तरह की जो वाइंडिंग होगी इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम हो जाएगा शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। एक मिनट रुक जाओ, रुको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दूं, है ना। इसका नाम होगा शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पे और 2-3 पॉइंट नोट कर लिए कि यदि जो हमारी कॉइल पिच इज इक्वल टू पोल पिच हो गई, तो कॉइल पिच इज इक्वल टू यदि पोल पिच हो गई तो उसका नाम हो जाएगा हमारा फुल पिच वाइंडिंग, उसका नाम हो जाएगा फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। 2 पॉइंट हो गई। और एक पॉइंट ये हो जाएगा कि जो हमारी कॉइल पिच है वो यदि आधी है पोल पिच के, कॉइल पिच यदि आधी है पोल पिच की तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ पिच वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। रॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग कौन सी होगी, जहां पे पोल पिच कॉइल पिच पोल पिच से अधिक हो जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखेंगे जो हमने अभी आपको बताया। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, कॉइल पिच की वैल्यू पोल पिच से कम है, तो वो जो हमारी वाइंडिंग होगी शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होगी। यदि कॉइल पिच की संख्या पोल पिच की संख्या के बराबर है तो हमारी वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग होगी। यदि कॉइल पिच की संख्या पोल पिच की संख्या की आधी है तो हमारी जो वाइंडिंग होगी हाफ पिच वाइंडिंग होगी। यदि कॉइल पिच की संख्या पोल पिच की संख्या से अधिक है तो जो हमारी वाइंडिंग होगी वो लॉन्ग पिच वाइंडिंग होगी या लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग होगी। ये चारों पॉइंट हमने जो बोला है इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि भविष्य में ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएं। चलो आगे देखते हैं। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। डीसी में जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें होल्डिंग कॉइल जो हमारी होती है वो हमेशा कैसे जुड़ती है, सीरीज में जुड़ती है। कैसे जुड़ती है भाई, होल्डिंग कॉइल से जुड़े सीरीज प्रतिरोध का होल्डिंग कॉइल से जुड़े सीरीज प्रतिरोध की बात क्या है। सीरीज प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करना, या होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, या कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, या होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। इसमें से क्या सही हो सकता है भाई, जो हमारे भाई अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको एक स्टार्टर दिखा देता हूँ। स्टार्टर दिखा दूंगा तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा चीजें क्लियर होंगी। अरे यार मैं स्टार्टर यहाँ पे नहीं लिया हूँ क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने स्टार्टर का फिगर ही नहीं लिया है। स्टार्टर का फिगर मैं इससे आगे वाले क्वेश्चन में लिया हूँ, वहां पे आपको दिखा दूंगा। इससे आगे वाला जो क्लास होगा उसमें मैं स्टार्टर का फिगर लिया हूँ, ठीक है। देखिए हमेशा स्टार्टर में कुछ इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक होल्डिंग कॉइल होती है, यहाँ पे एक हमारी कौन सी कॉइल होती है, होल्डिंग कॉइल होती है। बोला है आपसे क्वेश्चन में कि डीसी पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो ये सीरीज रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इनका उद्देश्य क्या हुआ, ये R1 R2 R3 R4 करके कई सारे स्टड लगे होते हैं। जितने भी स्टड लगे होते हैं ना उतने हमारे रेजिस्टेंस मान लिए जाते हैं कि स्टार्टर में हमने इतना रेजिस्टेंस यूज किया है। तो इनका मेन काम यही होता है कि वो लिमिट करेगा स्टार्टिंग करंट को। किसको लिमिट करेगा भाई, जो हमारी होल्डिंग कॉइल में करंट जाने वाली है उस करंट को लिमिट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग करंट को तो लिमिट करना ये पूरे स्टार्टर का काम है, ठीक है। पूरे स्टार्टर मैकेनिज्म का काम है कि ये स्टार्टिंग करंट को लिमिट करे। बाकी जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस सभी रेजिस्टेंस का काम ये है कि होल्डिंग कॉइल में कम से कम करंट जाए, क्योंकि जो हमारी होल्डिंग कॉइल है वो काफी छोटी होती है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि फेरों की संख्या भी बहुत कम होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा यदि करंट जाएगा तो ये हमारी कॉइल खराब हो जाएगी। इस वजह से सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है ताकि कम से कम करंट होल्डिंग कॉइल तक पहुंचे, ठीक है। तो लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है।
इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हम लोग हमेशा डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज करते हैं। फील्ड डाइवर्टर मेथड हमने आपको बताया था, इसका फिगर कैसा होता है। फील्ड डाइवर्टर मेथड का फिगर हमने आपको बताया था। ये था हमारा आर्मेचर, ठीक है, ये था हमारा आर्मेचर, और इसके साथ क्या लगा था भाई? इधर हमारा फील्ड वाइंडिंग थी इधर, और फील्ड वाइंडिंग में क्या लगा दिया था हमने? फील्ड वाइंडिंग में हमने इधर स्टड लगा दिया था, और यहाँ पे एक डाइवर्टर लगाया हुआ था, है ना। इसको चेंज करके फिर हम लोग चेंज करके फिर डाइवर्ट कर रहे थे अपने फील्ड को। तो ये हमारा फील्ड डाइवर्टर मेथड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ क्यों जोड़ा जाता है? यार हमने फिगर तो लिया था इसका, लेकिन फिगर यहाँ पे आया नहीं। अब कुछ तो मिस्टेक हुआ है। फिगर यहाँ पे थोड़ा रहता है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। ठीक है, देखिए, होल्डिंग कॉइल डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में हमेशा जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जोड़ती है। ठीक है, हम शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जोड़ती है, लेकिन यदि यहीं पे 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करने लगे तो वहां पे ये सीरीज में जुड़ जाती है शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो यही एक मेन इसका एक तरह से कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा यही भिन्न होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में। ठीक है, बोला है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, होल्डिंग कॉइल करंट घटाए, या शंट फील्ड को करंट से बचाए, या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। ठीक है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। देखिए, नीचे का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है। जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर के नीचे का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है। नीचे का मैकेनिज्म मैं आपको एक बार दिखा दूं, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लगी होती है होल्डिंग कॉइल। यहाँ पे हमारी होल्डिंग कॉइल लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी होल्डिंग कॉइल लगी होती है। ये ऊपर से ये कई सारे स्टड आए होते हैं। ये स्टड कुछ इस तरीके से आए होते हैं, तो यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, और एक दूसरा जो कनेक्शन है ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नीचे का मैकेनिज्म होता है। ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा फील्ड है, फिर इधर हमारा लाइन होती है। ठीक है, इधर लाइन होती है। ये टोटल 3 पॉइंट बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर। अब आपसे क्वेश्चन में यही बोला है कि जो शंट फील्ड कॉइल है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ, ये हमारी होल्डिंग कॉइल है, बोला है कि इसके साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? इसके साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? ये 3 पॉइंट स्टार्टर में सीरीज में जोड़ता है होल्डिंग कॉइल, और जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें कैसे जोड़ता है भाई? उसमें पैरेलल में जोड़ता है। ठीक है, यही इसका मेन डिफरेंस है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का। तो इसके सीरीज में जुड़ने के पीछे का लॉजिक ये है कि जो हमारी शंट फील्ड है वो खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। यदि शंट फील्ड हमारा खुला है, ये जो हमारा फील्ड है, ये फील्ड यदि खुला है तो इससे होकर कोई करंट नहीं बहेगी और हमारी मोटर सुरक्षित रहेगी। हमारी मोटर कैसी रहेगी भाई? सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। शंट फील्ड में यदि कहीं पे कोई फॉल्ट है, कहीं पे ओपन सर्किट है, तो उस समय हमारी मोटर सुरक्षित रहे। यही मेन काम होता है सीरीज में जोड़ने का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। डीसी मिश्रित में क्या बोला है यार? व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर।
हाँ, डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट को बदलने पर घूर्णन की दिशा क्यों बदल जाती है? मेंटेन रेटेड स्पीड, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोड, प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोड। ठीक है, तो कोई भी मोटर है उसमें यदि हमें उसके घूमने की दिशा बदलनी है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए कि मोटर के घूमने की दिशा, मोटर के घूमने की दिशा बदलने की विधि, घूमने की दिशा बदलने की विधि। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है? एक होता है हमारा आर्मेचर करंट बदल के, ठीक है, आर्मेचर करंट बदलकर। दूसरा होता है हमारा फील्ड टर्मिनल बदलकर। ठीक है, फील्ड टर्मिनल बदलकर। तो ये दो तरीका होता है, तो इनमें से किसी एक तरीके का यूज किया जाता है रोटेशन को चेंज करने के लिए। रोटेशन चेंज करने के लिए मतलब घूमने की दिशा बदलने के लिए, घूमने की यदि दिशा बदलनी हो तो किसी एक विधि का यूज करेंगे। यदि दोनों विधि का आप यूज कर लेते हो तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसके घूमने की दिशा में। यदि किसी एक विधि का यूज करते हो तब जाके अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो बोला यही है कि डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदल कर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो ये बदला जाता है मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए ही केवल डीसी का जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट की दिशा को बदल के, और इसका आसानी से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। हम लोग फील्ड टर्मिनल को नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर में। ठीक है,